Assalamualaikum dear students, this is lecture number first from chapter number 8 BS Zoology and the chapter name is reproduction and development, and today I am going to teach you methods of asexual reproduction in invertebrates। इस टॉपिक में बेसिकली जो चीज़ें डिस्कस करनी है उनमें पहली चीज़ ये होगी कि अगर हम एवोल्यूशन प्रोस्पेक्टिव को देखते हैं तो सबसे पहले प्रोटोजोन्स थे, उसके बाद इन्वर्टिब्रेट्स बने, देन हमारे पास वर्टिब्रेट्स डेवलप्ड हो गए। अब 2 बिलियन ईयर्स अगो जो कि एवोल्यूशन हुई है इन्वर्टिब्रेट्स से वर्टिब्रेट्स की जाने, तो हम ये देखेंगे कि जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि प्रोटोजोन्स कैसे रिप्रोड्यूस होते थे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इन्वर्टिब्रेट्स बने थे प्रोटोजोन से वो कैसे रिप्रोड्यूस हो रहे थे, यानी कि जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स और हायर वर्टिब्रेट्स ये रिप्रोड्यूस कैसे हो रहे थे। आया इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी? अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड कौन सा था? इज इट क्लियर? उसके बाद यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं फिशन के बारे में, बडिंग के बारे में, फ्रेगमेंटेशन के बारे में, और एट द एंड हम यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस को भी देखेंगे कि पार्थेनोजेनेसिस फिशेस के अंदर हो रही है या फिर लिजर्ड्स में हो रही है, किन किन ऑर्गेनिजम्स में हो रही है, और पार्थेनोजेनेसिस में जो एग होता है उसको विदाउट फर्टिलाइजेशन एक्टिवेट कैसे किया जाता है। और हम यहाँ पर यह भी देखेंगे कि जो एक पार्थेनोजेनेटिकली ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, क्या वो हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, क्या उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स हाफ होंगे यानी कि एक पेयर मौजूद होंगे। और उसके बाद बेटा हम ये भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूरे होते हैं, तो वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि एग सेल में ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूरे होते हैं, तो इसके बारे में भी देखेंगे। और एट द एंड हम ये देखेंगे कि पार्थेनोजेनेसिस इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1, जैसा कि हमारे टॉपिक का नेम है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। अब पहले हम रिप्रोडक्शन का जिक्र कर लेते हैं, फिर मैं डेवलपमेंट का थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद हम इसकी तरफ आ जाएंगे। जहां पर लफ्ज आ जाएगा ना रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफ स्प्रिंग दैट मे और मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ऑफ स्प्रिंग, सॉरी पेरेंट्स, दैट मे और मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, यानी कि नए ऑफ स्प्रिंग का बनना जो कि अपने पेरेंट्स की तरह हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इसलिए यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं यहां पे लिखूंगा कि प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग, प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग दैट मे और मे नॉट। इसको ना यहीं पे तैयार करते जाएं, बहुत इजी डेफिनेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछी जा सकती हैं। ऑफ स्प्रिंग दैट में जो हो भी सकते हैं, मे और मे नॉट लिख रहा हूं साथ में कि नहीं भी हो सकते, मे नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, मे नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। उसको हम क्या नाम दे देंगे? हम उसको नाम दे देंगे रिप्रोडक्शन का नाम दे देंगे। अब डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात कर लेता हूं ना इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में, तो इन्वर्टिब्रेट्स या फिर जो प्रोटोजोन्स हैं वो ऑलवेज कैसे डिवाइड होते रहे हैं? वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से ही डिवाइड होते रहे हैं। प्रोटोजोन या फिर अगर मैं लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात कर लेता हूं, ये सारे के सारे एनिमल्स जो हैं ये कैसे डिवाइड हुए हैं? दीज आर डिवाइडेड बाय द रिप्रोडक्शन के जरिए से। लेकिन अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तो रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, एक होती है सेक्सुअल और दूसरी होती है एसेक्सुअल। तो ये कौन सी रिप्रोडक्शन से डिवाइड हुए? दीज आर डिवाइडेड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये कैसे डिवाइड हुए हैं? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से डिवाइड हुए हैं। और अगर हम इन एनिमल्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखते हैं तो तकरीबन 2 बिलियन ईयर्स तक जो एनिमल्स हैं वो कैसे डिवाइड होते हैं? वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से ही डिवाइड होते रहे हैं। और इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो परफेक्टली तौर पर आइडेंटिकल होता है टू देयर पेरेंट। सेक्सुअल में आइडेंटिकल नहीं होता, क्योंकि सेक्सुअल में मियोसिस होती है, मियोसिस के नतीजे में वहां पर क्रॉसिंग ओवर होगी तो जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे। लेकिन अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी किस्म की कोई जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस नहीं होती। अलबत्ता सम टाइम और बहुत रेयर केसेस में यानी कि यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो आपके पास इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स से वर्टिब्रेट्स के डेवलप्ड होने और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंज होने के लिए तकरीबन काफ़ी टाइम
गुजरा है और लगा है, जिसके नतीजे में इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशंस प्रोड्यूस हुई हैं। अब हम चलते हैं सीधा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जानिब। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें आपने एक चीज याद रखनी है, एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स डज नॉट टेक्स प्लेस। क्या कहेंगे, हमने प्रोडक्शन में तो कहा था कि जानदार यानी कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे जो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी डिफरेंट रहने वाली है। आपने कहना है कि ऐसी रिप्रोडक्शन इन विच फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स डज नॉट टेक्स प्लेस। रिप्रोडक्शन इन विच, जिसमें फॉर्मेशन ना तो गैमेट्स बनेंगे, इन विच फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स डज नॉट टेक्स प्लेस। इज इट क्लियर? लेकिन अगर मैं यहां पर बेटा बात कर लेता हूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है। अब वो क्या है, वो ये है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सम टाइम क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हो जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सम टाइम फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हो सकती है, लेकिन फ्यूजन ऑफ गैमेट कभी भी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक केस बता देता हूं, पार्थिनोजेनेसिस। अब पार्थिनोजेनेसिस असल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, लेकिन उस पार्थिनोजेनेसिस के दौरान क्या होता है कि एग सेल प्रोड्यूस होता है, यानी कि गैमेट बनता है, लेकिन वो विदाउट फर्टिलाइजेशन एक नए जानदार में चेंज हो जाएगा, तो हम उसको भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये सम टाइम वेरिएशन हो सकती हैं, तो आपको ये भी याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सम टाइम फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस, बट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स डजंट टेक्स प्लेस in any case of the asexual reproduction as well as in parthenogenesis. That is a type of a asexual reproduction. Is it clear? अब हम चलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स की जानिब। उनमें से पहला मेथड ये है कि आपके पास फिशन। फर्स्ट मेथड का नेम क्या है? द फर्स्ट मेथड इज द फिशन। अब फिशन क्या होता है? फिशन में हम कहते हैं कि एक जानदार का या एक सेल का या उस जानदार की बॉडी के पार्ट का, तीन चीजें मैंने कही हैं। मैंने कहा आपसे द डिवीजन ऑफ सेल, यानी कि एक सेल का, द डिवीजन ऑफ सेल या फिर डिवीजन ऑफ बॉडी और बॉडी पार्ट्स, डिवीजन ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ बॉडी और बॉडी पार्ट्स इनटू टू, बॉडी पार्ट्स इनटू टू, उसको हम क्या नाम दे देंगे? इज नोन एज फिशन। उसको क्या नाम दे देंगे? उसको हम नाम दे देंगे फिशन का। अब फिशन की अगर हम बात करें तो बेटा फिशन जो होता है वो दो तरह से होती है। फर्स्ट वन इज द बाइनरी फिशन और सेकंड जो होती है उसका नाम होता है मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन होती है और दूसरी कौन सी है? मल्टीपल फिशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बाइनरी का मतलब दो, मल्टीपल का मतलब मैनी। तो एक ऐसी फिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, एक सेल या एक बॉडी के पार्ट से दो बन जाएंगे, उस तरह की जो फिशन होगी उसको हम नाम दे देंगे बाइनरी फिशन का। तो जरा पहले हम बाइनरी फिशन के बारे में बात कर लेते हैं। बाइनरी फिशन, द प्रोडक्शन ऑफ, या फिर आप लिख लें यहां पर डिवीजन लिख लें या फिर प्रोडक्शन लिख लें, जो आपको अच्छा से याद रह जाएगा। द प्रोडक्शन ऑफ टू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट बॉडी, उसको क्या नाम दे देंगे? उसको हम नाम दे देंगे बाइनरी फिशन का। इसको आप बेहतर डेफिनेशन बनाना चाहते हैं तो इस तरह से भी बना लें, द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल सेल बॉडी और बॉडी पार्ट्स डिवाइडेड इनटू टू सेल्स बॉडी और बॉडी पार्ट्स इज नोन एज अ बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन हो किसके अंदर रहा है? अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्लैटवर्म्स के बारे में, अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर फ्लैटवर्म्स के बारे में, या फिर अगर मैं बात कर लेता हूँ लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में, इन सब के अंदर जो मेथड होता है दैट इज द बाइनरी फिशन। ठीक है, इनके अंदर क्या हो रही है? बाइनरी फिशन हो रही है। या इसके अलावा अगर आप प्रोटोजोन्स की बात कर लें, इन सब के अंदर बाइनरी फिशन है। अब लेकिन क्योंकि हम बाइनरी फिशन की बात करते हैं तो जो बाइनरी फिशन है वो दो तरह से हो सकता है। मे बी इट इज अ ट्रांसफर वे में भी हो सकता है, ट्रांसफर
ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है और ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन? अगर मैं ट्रांसवर्स की बात करता हूं तो इसका मतलब ये है कि सम टाइम जो फ्लैटवर्म्स होते हैं वो हॉरिजेंटली डिवाइड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं एक, सपोज करें दिस वन इज अ फ्लैटवर्म। अब अगर ये फ्लैटवर्म बेटा इस तरह से डिवाइड हो जाता है कि ये दरमियान से यहाँ से टूट जाता है और टूटने के बाद एक जानदार से दो जानदार बन जाते हैं, यानी कि ये वाले पोर्शन से एक नया जानदार और इस वाले पोर्शन से एक नया जानदार बन जाएगा। तो इस तरह की जो आपके पास बाइनरी फिशन होगी उसको हम नाम दे देंगे ट्रांसवर्स का नाम दे देंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं आपके पास कुछ इस तरह से डेवलप कर लेता हूँ एक ऑर्गेनिज्म को, एक इन्वर्टिब्रेट को, और वो बेटा इस तरह से डिवाइड हो जाता है कि वो बिल्कुल सेंटर से इस तरह से डिवाइड हो जाए। ये देखें सेंटर से अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये देखें इस तरह के जो होगा मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का या बाइनरी फिशन का, उसको हम नाम दे देंगे दिस वन इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल। क्या नाम देंगे? लॉन्गिट्यूडिनल का नाम दे देंगे। सो हैंस यहाँ तक हमारे पास जो बाइनरी फिशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं ज़रा मल्टीपल फिशन के जाने। मल्टीपल फिशन काफ़ी ज़्यादा ईजी है क्योंकि जो मल्टीपल फिशन होगा, मल्टीपल फिशन में एक ऑर्गेनिज्म से काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स डेवलप्ड हो जाते हैं। केस यहाँ पे यही रहने वाला है। अगर हम बात कर लेते हैं फ्लैटवर्म्स की, या फिर अगर मैं बात कर लेता हूँ प्रोटोजोन्स की, प्रोटोजोन्स, या फिर अगर मैं बात कर लेता हूँ एमोइबा की, इन सब में क्या होता है कि एमोइबा के अंदर खासतौर पर ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन बाइनरी फिशन के बजाय मल्टीपल फिशन होता है। फेवरेबल कंडीशन में एमोइबा के अंदर बाइनरी फिशन होगा, लेकिन जब कंडीशन अनफेवरेबल होंगी तो बाइनरी फिशन की जानिब क्या होगा, इसमें मल्टीपल फिशन होता है। तो बेटा इसमें होता यूं है कि मल्टीपल फिशन के दौरान एक जो ऑर्गेनिज्म है वो काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक डायग्राम देख लें, सपोज दैट दिस वन इज अ प्लेन एरिया, या फिर कोई फ्लैटवर्म्स ले लें। अब इसमें होता यूं है कि इसकी जो बॉडी होती है ना, बॉडी में सेगमेंट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि एक सेगमेंट यहाँ से बन जाएगा, दिस वन इज अ डेवलप्ड सेगमेंट, एक सेगमेंट यहाँ से बन गया, इसी तरह से एक सेगमेंट यहाँ पर डेवलप्ड हो गया। अब देखिए इसकी जो बॉडी है, बॉडी में काफ़ी सारे सेगमेंट्स बन चुके हैं। अब हर जो सेगमेंट होगा उस हर सेगमेंट में से एक जब नया जानदार डेवलप्ड हो जाएगा तो इस तरह का जो होगी आपके पास फिशन, उसको आप क्या नाम दे देंगे? उसको आप नाम दे देंगे मल्टीपल फिशन का नाम दे देंगे। दिस वन इज नोन एज मल्टीपल फिशन का नाम दे देंगे। अब सेकेंड जो मैथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो आपके पास आता है फिशन के बाद, दैट इज द बडिंग। उसका नाम क्या है? उसका नाम होगा आपके पास बडिंग। अब हमने देखना है कि बडिंग में किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और कौन कौन से वो इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर बडिंग हो रही है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ मैं बताता जाऊं, वो ये है कि अगर हम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं ना, तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हो रहे हैं, जैसे कि फिशन हो गया, जैसे कि बडिंग हो गया। लेकिन जैसे जैसे हम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स से हायर वर्टिब्रेट्स की तरफ मूव करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी चेंज हो रही है। किस मेथड के अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंटिन्यूसली डेवलप्ड होती जा रही है। अब हम जरा यहाँ पर बात कर लें बडिंग के बारे में। तो बडिंग क्या होता है? बडिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग बाय द फॉर्मेशन ऑफ आउटग्रोथ। आउटग्रोथ बनेगी, उसके नतीजे में एक नए जानदार के बनने के प्रोसेस को क्या नाम दे देंगे? उसको नाम दे देंगे बडिंग का। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग बाय द फॉर्मेशन ऑफ, बाय फॉर्मेशन ऑफ आउटग्रोथ, उसको हम क्या नाम दे देंगे? उसको हम नाम दे देंगे बडिंग का। अब जो बडिंग हो सकती है वो दो तरह से आउटग्रोथ बन सकते हैं, या तो इट कुड बी या इंटरनल बड, या फिर ये एक्सटर्नल भी हो सकती है। बडिंग का प्रोसेस इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है। अब हम पहले बात कर लेते हैं कि एक्सटर्नल बड क्या होती है और किसके अंदर बनती है। एक्सटर्नल बडिंग, अगर मैं एक्सटर्नल बड की बात करता हूं तो बच्चे हमारे पास अगर हम बात कर लें फाइलम पोरीफेरा के, जिसके अंदर स्पॉन्जेस मौजूद हैं, ठीक है,
उसकी बात कर लें, उसके अंदर भी बडिंग का प्रोसेस हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं नाइडेरियंस की, ठीक है, नाइडेरियंस के अंदर भी बडिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। और जो इंटरनल बड बनती है उस इंटरनल बड को क्या नाम दे देंगे, हम उस इंटरनल बड को नाम देते हैं कॉलोनीज का नाम दे देंगे। और नाइडेरियंस की अगर हम बात कर लें तो नाइडेरियंस के अंदर भी बडिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। अब जो नाइडेरियंस है, नाइडेरियंस के अंदर बेटा इस तरह से बडिंग का प्रोसेस होगा। सपोज डैट आपके पास ये आपके पास एक ऑर्गेनिज्म हम बना देते हैं हाइड्रा, ये आपके पास हाइड्रा आ गया और इसका जो माउथ वाला रीजन होगा वहां पर आपको पता ही है कि क्या मौजूद होंगे, टेंटिकल्स मौजूद होंगे। आप जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बेहतर इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि इसके माउथ पर टेंटिकल्स होंगे, फिर नेमेटोसिस्ट होंगे। इज इट क्लियर? इनको नेमेटोसाइट्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम इनके बारे में जिक्र नहीं करने वाले। तो यहाँ पर बेटा होता कुछ इस तरह से है, ये आपके पास जो हाइड्रा है that belongs to the phylum Cnidaria, phylum Cnidarians। इसके अंदर एक्सटर्नल बड बनेंगे। एक्सटर्नल बड का मतलब फॉर एग्जांपल इस साइड पर एक छोटी सी आउटग्रोथ बनेगी। ये देखिए मैं यहाँ पर एक आउटग्रोथ बना देता हूँ। अब सम टाइम क्या होता है कि माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आउटग्रोथ होती है ये आउटग्रोथ बॉडी से सेपरेट होगी। ये पेरेंट बॉडी है और ये पेरेंट बॉडी से सेपरेट होने के बाद ये अलग हो जाएगी और अलग होने के बाद यहाँ पर एक नया ऑफ स्प्रिंग में चेंज हो जाएगी। यानी कि ये जो बड है ये बड यहाँ से कट ऑफ होने के बाद ये मूव करेगी और मूव करने के बाद जब इस जगह पर आएगी तो ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड होने के बाद एक नए ऑफ स्प्रिंग के अंदर डेवलप्ड होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक बडिंग का प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो बड है वो बॉडी से बाहर की जानिब बन रही है। इस तरह की जो बडिंग का प्रोसेस होगा उसको हम नाम देंगे एक्सटर्नल बडिंग फॉर्मेशन, जो कि नाइडेरियन में होता है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि ये जो बडिंग होती है, जो बड बनती है बेटा, ये सेपरेट नहीं होती बल्कि अपने पेरेंट की बॉडी के साथ ही अटैच्ड रहती हैं। इस तरह से पेरेंट की बॉडी के साथ ही अटैच्ड रहती हैं। तो जब बर्ड जो होती हैं वो पेरेंट की बॉडी के साथ अटैच्ड रहेंगी, उसके नतीजे में जब काफ़ी सारी बर्ड्स अपनी पेरेंट की बॉडी के साथ अटैच रहती हैं उसके नतीजे में डियर स्टूडेंट्स कॉलोनी बन जाती है। अब कॉलोनी को कैसे डिफाइन करते हैं? हम कॉलोनी कहते हैं when different organisms of the same species or closely related organisms lives together they form a colony. How the colony can you describe? हम कहेंगे colony is a group of closely related organism of the same species। उसको हम क्या नाम दे देंगे? उसको हम नाम दे देंगे कॉलोनी का। और कॉलोनी अब देख लें कहाँ पर बन रही है। कॉलोनी इज आल्सो फॉर्म्ड इन द बडिंग एंड एक्सटर्नल बड। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी बडिंग की जिसको हम नाम देंगे इंटरनल बड का। तो जो इंटरनल बड फॉर्मेशन होती है दैट इज फॉर्म्ड इन द फाइलम पोरिफेरा। जैसा कि मैंने बडिंग में बताया था ना आपको पोरिफेरस के बारे में। तो यहाँ पर जो इंटरनल बड बनेगी वो किस में बनेगी? वो डेवलप्ड होगी फाइलम पोरिफेरा यानी कि स्पॉन्जीज में। अब डियर स्टूडेंट्स स्पॉन्जीज में क्या होता है कि स्पॉन्जीज में इंटरनल बॉडी के अंदर वाली साइड पर काफ़ी सारे सेल्स इकट्ठा हो जाएंगे और जब काफ़ी सारे सेल्स इकट्ठा हो जाएंगे वो बना देंगे गैम्यूल्स। उसको क्या नाम दे देंगे? उसको गैम्यूल्स का नाम दे देंगे। यानी कि जो इंटरनल बड होती है, इंटरनल बड का ही नाम क्या होता है? इंटरनल बड को हम गैम्यूल्स का नाम दे देंगे, जो कि कहाँ पर बनेगी? दैट विल बी डेवलप्ड इनसाइड द बॉडीज ऑफ द स्पॉन्जीज। स्पॉन्जेस के अंदर वाली साइड पर इस तरह से अगर सपोज डैट ये आपके पास एक स्पॉन्ज बना देते हैं हम यहाँ पर, ये आपके पास स्पॉन्जेस आ गए, ओस्टिया मैंने बना दिया, ओस्टिक्यूलम बन गया। तो इनकी बॉडी के अंदर बेटा यहाँ पर इस साइड पर इस तरह से एक बड बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये जो बडिंग है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर बन रही है तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? आप उसको नाम देंगे गैम्यूल्स का। क्या नाम देंगे? गैम्यूल्स का। और ये जो गैम्यूल्स होते हैं ये गैम्यूल्स बॉडी से कट ऑफ होंगे। कट ऑफ होने के बाद बॉडी से बाहर की जानिब आएंगे और सबस्ट्रेट या रॉक्स के साथ या ज़मीन के साथ अटैच होने के बाद एक नए जानदार में डेवलप हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पर जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है, जिसके अंदर हमने फ्लैटवर्म्स का जिक्र कर लिया, हमने नाइडेरियंस का जिक्र किया, हमने पोरिफेरा का जिक्र किया, स्पॉन्जेस का जिक्र किया। इन सब के अंदर बडिंग और फिशिंग के प्रोसेस के जरिए से क्या हो रहे हैं? ये डिवाइड होते जा रहे हैं। अब हम चलते हैं एक और प्रोसेस की जानिब। वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नेम है बेटा आपके पास, दिस वन इज नोन एज अ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन।
फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक जो बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, या एक जो बॉडी होगा उसका एक पार्ट लॉस हो जाता है और फिर उससे वहां से एक नया जानदार बन जाता है। द प्रोडक्शन इन विच अ बॉडी पार्ट इज लॉस्ट एंड आल्सो डिवेल्प्ड इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग। पहला क्या हुआ, मैंने कहा कि फ्रेगमेंटेशन में जो बॉडी पार्ट होगा, पहला क्या होगा, बॉडी पार्ट लॉस हो जाएगा, एंड बाद में मैंने क्या किया, एंड डिवेलप इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग, और जब वो एक नए जानदार में चेंज या डेवलप हो जाएगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, उसको आप नाम दे देंगे फ्रेगमेंटेशन का। अब फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं सी एनिमोन्स के बारे में, सी एनिमोन्स, या फिर अगर मैं यहां पर बात कर लेता हूं आपसे प्लेनेरिया के बारे में, फ्लैटवर्म्स के बारे में, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं वो आपके पास कौन से हैं, फ्रेगमेंटेशन के होंगे। अब इसके बाद एक और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड जिसको हम नाम देंगे पार्थिनोजेनेसिस का। अब अगर हम पार्थिनोजेनेसिस की बात करते हैं तो आपको इसके बारे में एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि यहाँ पर फॉर्मेशन तो ऑफ गैमेट्स होगी लेकिन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कभी भी नहीं होगी। अब पार्थिनोजेनेसिस हो किसके अंदर रहा है, अगर बेटा हम बात कर लेते हैं बीज के बारे में, अगर हम बात कर लेते हैं कुछ लिजर्ड्स के बारे में, अगर हम बात कर लेते हैं फिशेस के बारे में, इज इट क्लियर। तो बीज होगी, फिशेस होगी, उसके बाद आपके पास राउंड वर्म्स हो गए, आपके पास फ्लैट वर्म्स हो गए, इन सब में पार्थिनोजेनेसिस हो रही है। लेकिन अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहे थे तो फ्रेगमेंटेशन में मैंने सी एनिमोन्स कहा था, उसके बाद यहाँ पर अगर रिंकोसील की बात कर लें, रिंकोसील, उसके अलावा अगर हम प्लेटीहेलमिन्थेसिस की बात कर लें, इन सब के अंदर क्या हो रही है, इन सब के अंदर आपके पास फ्रेगमेंटेशन होगी। अब ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं ये एग्जांपल्स लाजमी तौर पे याद करनी है, ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। तो पार्थिनोजेनेसिस में क्या होगा कि एक जानदार से क्या बनेगा, उसका एक गैमेट डेवलप्ड होगा, एग सेल डेवलप्ड होगा और वो एक नए जानदार में चेंज हो जाएगा। अब सोचने की बात यह है कि जब हम गैमेट की बात करते हैं तो गैमेट के अंदर स्पर्म सेल भी होता है और एग सेल भी होता है, लेकिन एग सेल ही नए जानदार में डेवलप्ड क्यों करता है, स्पर्म सेल डेवलप्ड क्यों नहीं करता है। इसका एक सिंपल सा आंसर है, इसका सिंपल सा आंसर ये होता है कि बेटा अगर हम स्पर्म सेल की बात कर रहे होते हैं तो स्पर्म सेल्स के अंदर जो खुराक होती है वो स्टोर्ड नहीं होती, लेकिन जो एग सेल होता है उसके अंदर खुराक स्टोर्ड होती है। इसी वजह से जो एग सेल होगा वो एक नए जानदार में चेंज होने की उसके अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं, लेकिन स्पर्म सेल्स के अंदर एक नए जानदार में चेंज होने की कैपेबिलिटीज उसके अंदर क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। अब पार्थिनोजेनेसिस में क्या होगा कि डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एक एग सेल एक ऑर्गेनिज्म में यहाँ पर लिख लेता हूँ, इनमें से कोई एक ऑर्गेनिज्म आप सिलेक्ट कर लें, उस ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, उस ऑर्गेनिजम्स में मियोसिस होगी और मियोसिस के नतीजे में क्या होगा, एग सेल प्रोड्यूस होगा और एग सेल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हैप्लॉइड एग सेल होगा और ये हैप्लॉइड एग सेल एक्टिवेट हो जाएगा। अब सोचने की बात ये है कि जो एग सेल है उसको जो एक्टिवेट करने वाली चीज़ होती है दैट इज द स्पर्म सेल, लेकिन यहाँ पर जो एक्टिवेशन के लिए चीज़ें इस्तेमाल होंगी उनमें से पहला आपके पास होगा कैल्शियम आयन, ठीक है, कैल्शियम आयन, और दूसरा जो होता है दैट इज द टेम्परेचर, यानी कि एक्सटर्नल सोर्स भी हो सकते हैं, इंटरनल सोर्स भी हो सकते हैं। इंटरनल सोर्स में जैसे कि कैल्शियम आयंस। अब कैल्शियम आयंस का एग एक्टिवेशन के साथ क्या ताल्लुक होता है, देखिए कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो असल में मौजूद होते हैं, उनकी ज़्यादा जो अमाउंट होती है दैट इज़ प्रेजेंट इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ पर होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। सम टाइम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं फिशेज या लिजर्ड्स की बात कर लेता हूँ, ये अपने एग सेल प्रोड्यूस करती हैं और रिलीज कर देती हैं बॉडी में, और एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर कैल्शियम की आयंस की अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब इस सूरत में जो कैल्शियम के आयंस होंगे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उस एग सेल के अंदर चले जाएंगे, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एग सेल के अंदर ऑलरेडी अमाउंट में मौजूद होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर कैल्शियम के आयंस निकलेंगे। अब ये जो कैल्शियम के आयंस जो कि यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल रहे हैं, ये जाके क्या करेंगे, उसके हार्मोन्स को चेंज कर देंगे, हार्मोनल डिस्चार्ज जो होगा उसको क्या कर देंगे, उसको इफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो एग होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। सेकंड वन इज, अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, टेम्परेचर को राइज करने से भी जो एग होगा उसके अंदर हार्मोनल्स जो रिलीज हो रहे हैं उसकी अमाउंट के अंदर चेंजेस आएंगे, जिसके नतीजे में एग अगेन क्या हो सकता है, एक्टिवेट हो सकता है। और जब एग एक्टिवेट हो जाएगा, आप सब जानते हैं कि एग के एक्टिवेशन के नतीजे में एक एग विदाउट फर्टिलाइजेशन किसके अंदर चेंज हो जाएगा, एक नए ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब ऑफ स्प्रिंग डिवेलप्ड होगा,
एक एग सेल से उस प्रोसेस को क्या नाम दे देंगे, उसको हम नाम दे देंगे दिस वन इज नोन एज डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान हमेशा जो डिवीजन हो रही होती है वो आपके पास होती है माइटोसिस, और माइटोसिस में हम कहते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, यानी कि अगर एग सेल में हैप्लॉइड क्रोमोसोम है तो ऑफस्प्रिंग में भी हैप्लॉइड क्रोमोसोम ही होंगे, ठीक है। अब यानी कि पार्थेनोजेनेसिस की बेटा हम बेस की एग्जांपल में देखते हैं ना शहद की मक्खी में, तो शहद की मक्खी में जो ड्रोन्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि जो फीमेल क्वीन होती है वो वहां पर छत्ते में बैठकर अंडे दे रही है, यानी कि एग प्रोड्यूस करती जा रही है। अगर तो वो एग आके फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म सेल से, फिर तो वो एक न्यू फीमेल को वर्कर बन जाएगी या फीमेल क्वीन बन जाएगी। और अगर वो एग सेल फर्टिलाइज नहीं होता, उसके नतीजे में वो मेल में चेंज हो जाएंगे, और मेल्स जो होंगे वो ड्रोन्स होते हैं। मेल्स क्या होंगे, ड्रोन्स होंगे, और इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, हाफ होंगे, ठीक है। होमोलोगस पेयर्स उनके अंदर कंप्लीट नहीं होते। अब यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं कि उनके अंदर, लेकिन कुछ केसेस में पार्थेनोजेनेसिस के नतीजे में प्रोड्यूस होने वाले जानदारों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं और पूरे होते हैं। वो कैसे होता है? तो डियर स्टूडेंट, सम टाइम क्या होता है कि पार्थेनोजेनेसिस के लिए जो एग सेल प्रोड्यूस हो रहा होता है वो एग सेल मियोसिस के जरिए से प्रोड्यूस नहीं होता, वो एग सेल प्रोड्यूस हो जाता है माइटोसिस के जरिए से। और जब माइटोसिस के जरिए से एग सेल प्रोड्यूस होगा तो जारी बात है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड होने के बजाय डिप्लॉइड होंगे और पूरे ही होंगे। तो यहाँ पर देखें, जो जब एक डिप्लॉइड आपके पास एग सेल है वो एक नए जानदार में चेंज हो जाएगा तो वो भी डिप्लॉइड ही बनेगा। तो पहले आपके पास केस ये आ गया कि जो एग सेल है वो माइटोसिस के जरिए से प्रोड्यूस हो जाए। दूसरा केस ये होता है कि जो एग सेल है वो मियोसिस के जरिए से ही प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जब एग सेल डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजरेगा और वो एक नए जानदार में चेंज हो रहा होगा, उस वक्त जो माइटोसिस की डिवीजन होगी वो अनयूजुअल हो जाएगी, अनयूजुअल हो जाएगी। अनयूजुअल माइटोसिस के नतीजे में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो उस ऑफस्प्रिंग्स के अंदर भी पूरे हो सकते हैं। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ द पार्थेनोजेनेसिस इन द बीज एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस तरह से उनके अंदर पूरे हो सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके जरा सिग्निफिकेंस की जानिब, और उसके बाद इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंस की तरफ आते हैं कि इसका एडवांटेज क्या होता है। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं तो जो पार्थेनोजेनेटिकली ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने स्टेबल इन्वायरमेंट में परफेक्टली सूट करेंगे। वो पार्थेनोजेनेटिकली जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो स्टेबल इन्वायरमेंट में जबरदस्त किस्म से सर्वाइव करेंगे, लेकिन उनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो नहीं होती। उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी टू द चेंजेस, फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वायरमेंटल चेंजेस एब्सेंट होती है, यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर थोड़ी सी भी अगर चेंज आ जाती है तो उनकी बॉडी उस चेंजेस को रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। और दैट्स वाई डियर स्टूडेंट्स, इसका सिग्निफिकेंस ये होती है कि हमारा जो सोशल इन्वायरमेंट है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें पार्थेनोजेनेटिकली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म जैसा कि हनी बीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और हनी बीज के बारे में कहा जाता है कि हनी बीज अगर इस अर्थ से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएं तो 4 साल के अंदर अंदर ये जो अर्थ है ये भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर मज़ीद फूड नहीं बचेगी, क्योंकि इसका पॉलिनेशन और प्लांट्स के डेवलपमेंट के अंदर एक बेसिक रोल होता है। दैट्स वाई जो पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो होप सो आपको ये एक सिंपल सा जो टॉपिक है वो समझ आ चुका है। अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। इससे प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के लेक्चर सीक्वेंस वाइज हैं और उनकी प्लेलिस्ट बाकायदा तौर पर बनी पड़ी है, तो उन प्लेलिस्ट को आपने लाजमी तौर पर देखना है। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे कनेक्टेड।